आज मैंने एक दो चीजें करा था, क्या बोल रहा? हाँ, तो जो मैं कह रहा था, आज मैं एक दो जो चीजें करा था मैं बता देता हूँ। नंबर 1 इज अबाउट नंबर ऑफ इमेजेस। तो पहले मैं समझाना चाहूंगा कि जब एक से ज्यादा मिरर होता है, जैसे 2 मिरर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा क्यों होता है? मैं एक अच्छा एग्जांपल दूं। देखो, सपोज ये मिरर है। अब मिरर का जो लाइन प्रोड्यूसिंग है वो भी कर देता हूं। ये इस मिरर का लाइन है और इस मिरर का लाइन ये है। तो दिस बेसिकली द मिरर। ठीक है, ये हो 2 मिरर्स। और ये जो 2 मिरर्स है, इसके कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसके वजह से एक इमेज बनेगा। ये इमेज हो गया। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर। फिर यहाँ पे भी एक इमेज बनेगा। कैसे ना? देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर, तो एक इमेज बना। अब ये जो इमेज है, ये देखो इस मिरर के देखो सामने है, तो देखो इसका भी एक इमेज बनेगा। कैसे ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और देखो, ये जो इमेज है वो देखो इस मिरर के सामने है, तो इसकी वजह से भी एक इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, देन यहाँ पे इमेज बनेगा। और ये जो इमेज बनेगा वो इस मिरर की वजह से अब उसका एक और इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पे कहीं इमेज। और ये जो इमेज है, ये इस मिरर की वजह से इमेज बनेगा। ये देखो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऐसे देखो प्रोसेस चलता जाएगा। और ये जो इमेज बनेगा, ये इस मिरर के सामने तो एक और इमेज बनेगा। तो इस मिरर की वजह से एक इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर। अब जाके ये जो पॉइंट आया, थोड़ा ध्यान से देखो, ये पॉइंट देखो, इस मिरर के भी पीछे और इस मिरर के भी पीछे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। दोनों मिरर के अब ये पीछे हो गए, है ना? ये वाला जो इमेज है, यानी अब इसका और कोई फर्दर इमेज नहीं बना, बट अभी रुको, कुछ रह गए। कैसे? तो देखो, जैसे ये इमेज हो, ये इमेज देखो इस मिरर के तो पीछे है, लेकिन ये इमेज इस मिरर के देखो आगे है, तो इसकी वजह से भी एक इमेज बनी। कैसे ना? ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो गया इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे। और ये जो इमेज है वो देखो इस मिरर के सामने है, तो इसका भी इमेज बने। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस, यानी समझ रहे हो ना कैसे मल्टीपल इमेजेस बनता है? बट इसका मैं ब्यूटी बताऊं, ये देखने लायक चीजें थोड़ा अच्छे से समझो। इज दैट अगर इनको ज्वाइन करोगे ना, ये देखना सारा एक सर्कल पे लाएगा। ये सारे एक सर्कल पे लाई करेगा, और वो सर्कल का सेंटर मालूम है कहां पे? कौन सा पॉइंट है? जहां पे दोनों मिरर्स इंटरसेक्ट कर। तो ये जो मिरर है और ये जो मिरर है, जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको सेंटर बना के ऑब्जेक्ट तक का एक रेडियस बना लो। ये ओ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये समझे ना? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तक का मिरर के जो इंटरसेक्शन है वहां तक का एक रेडियस बना लो। और उस रेडियस के सर्कल अगर बनाओगे तो देखना उसी सर्कल में सारे इमेजेस बने। अभी पिक्चर मुझे नहीं पता कितना पेशेंटली बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, बट अगर बना सकते तो बना लो। थोड़ा टफ लगेगा, बट इट्स अ गुड मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है ना? अब देखो आगे क्या है। ये जो इमेजेस बन गए, इसके काउंट क्या होगा? उसका एक तरीका है, मैं एक उसका एल्गोरिथम बताऊंगा। एल्गोरिथम होता है मेथोडोलॉजी, ठीक है ना? मेथोडोलॉजी। अब वो क्या है देखो, सबसे पहले एक नंबर निकालो
k क्या होता है? A number which will be equal to 360 by theta. बट अभी रुको, 360 by theta का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Now you might say, what do you mean by that? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या होता है पता है? कि उसका जो अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका फ्रैक्शन हटा के उससे जो नीचे वाला इंटीजर है वो लेना है, और अगर इंटीजर आ रहा है तो फिर वही लेना। तो मैं 2 एग्जांपल बताऊंगा, आई थिंक उससे क्लियर हो। तो इसका डेफिनेशन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? ना इट इज अ नंबर और इट इज अ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो इक्वल टू, टॉपिक हेडिंग तो नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज द नंबर which is lesser than or equal to the given number. And it is equal to the number which is lesser than or equal to the given number. ठीक है, देख लो। इसका मतलब समझो, जो भी नंबर आएगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.6, अक्षर बताओ कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.6 क्या आएगा? 3। हाँ, 3 आना चाहिए। 3 आएगा, बिल्कुल सही है। प्रथम तुमको अगला बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4√3 क्या आएगा बेटे? सर 6। 6 कैसे बता रहे हो? सर 4 into 1.7 6.8, so 6.8 का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6.8 समथिंग कुछ आएगा, बिल्कुल सही बात है, 6.9 के आसपास आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.9 के आसपास करके देखना है, अराउंड दिस, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 6। प्लीज अंडरस्टैंड, राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूं या नियरेस्ट इंटीजर नहीं बता रहा हूं। अगर 6.9 का नियरेस्ट इंटीजर देखो तो 6 नहीं है, 7 है, लेकिन हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी an integer which is either equal to the given number or less than the given number. बट जो अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा थोड़ा ध्यान से आंसर करना। हिमान्या अगला बताओ। (6√3) हिमान्या, यस 6√3 का आगे बढ़े। फिर तुम्हारे को आंसर नहीं आ रहा। हिमान्या 6√3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? Are you able to hear me? सर आपकी आवाज तो आ रही, उसी की नहीं आ रही। एक आध आंसर तो आ गया, मैं देख रहा हूं अक्षत ने आंसर दिए हैं। अच्छा, हैंड रेस्ट है, किसका हैंड रेस्ट? नहीं, किसी का भी नहीं। चलो ठीक है, अक्षत ने आंसर दे दिया है। प्रथम तुम्हारे आंसर क्या बेटे? सर 10। 10। चलो ठीक है, देखता हूं। 6√3 यानी 6 into 1.732 अप्रोक्सीमेटली, तो 6 का आ गया 10.3 के आसपास आएगा। हाँ बेटे, तो 10.3 के आसपास आएगा ये। हाँ वही अप्रोक्सीमेटली 10.3 के आसपास आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 10.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। चलो अगला क्वेश्चन प्रथम तुम्हारे लिए है। यस प्रथम। सर -7। -7 है -6? सर 7। पक्का? यस सर। ओके दैट्स राइट। एक्चुअली क्या है ना, इसको नंबर लाइन में देखना होता है।
जैसे ये और हो गया जितना 0, लेफ्ट में आएगा वो देखना पड़ेगा ना। हाँ वो लेफ्ट में देखना पड़ता है। ये -1 -2 -3 इस तरीके से एक -4 -5 -6 और ये कैसे बोल -7। मैंने जानबूझ के उस जगह को थोड़ा बड़ा करके दिखा एक्सप्लेन करने। तो -6.3 यहाँ पे कहीं होगा। अगर नंबर लाइन में देखोगे तो ये 0 है, फिर 0 के बाद -1 -2 ये नंबर लाइन के हिसाब से चल रहा है, -3 -4 -5 -6 और -7 के बीच में है। तो हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आइदर इक्वल टू और लेस देन द गिवन नंबर। तो लेस देन मतलब कौन है, -7 है, -6 नहीं है, ध्यान रखना। इसमें देखना सबसे कॉमन मिस्टेक माइनस वाले नंबर पे हो गया, -7 एकदम सही। चलो ठीक है, at least we have got the answer as to what will be the greatest integer function for this, ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़े। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, k का वैल्यू निकालो। k क्या होता है, k होता है 360 बाय थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डाला है ना ऐसे, ये मैथमेटिक्स में बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले ये निकालो ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसके बाद क्या है ना, k का वैल्यू या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा। तो अगर इवन नंबर आता है, अगर नंबर इवन होता है तब तो आसान है, क्या एक वन माइनस करो आंसर आ। व्हाट इज n बाय द वे, सपोज दो मिरर्स है और उनके बीच का एंगल सपोज थीटा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा ना, n इज इक्वल टू, अगर इवन नंबर आता है तो k माइनस, और अगर ऑड नंबर आता है इन दैट केस दो पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, ये सपोज एंगल बाइसेक्टर है, तो इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर, n is equal to what, k minus 1, तो उसमें भी k minus 1 करूंगा। if object is not on the angle bisector तो क्या होगा, n is equal to, ये इसका फ्लो चार्ट, यानी डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे, वो ऑड इवन के ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स अ डिपेंडेंसी फैक्टर, ऑड इवन है उसके हिसाब से। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ, बाजू के नोट कर चुके होंगे, ये लाइन मिटा देता हूं मैं। तो पहले k निकालोगे 360 बाय थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर k-1 होगा इवन नंबर के लिए और ऑड नंबर के लिए या तो k या तो k-1 डिपेंडिंग ऑन क्यों एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। अब मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा ऑब्वियसली, सपोज थीटा दिया हुआ और तुमको n निकालना, ठीक है ना, थीटा दिया हुआ है और तुमको n निकालना, तो थोड़ा स्टार्ट करो 10 डिग्री, ट्रायंगल बाइसेक्टर पे रखा है। हाँ ओके सर। हाँ क्या बोल रहे हो, एंगल, मैं सर मैं कह रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर पे रखा है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ में मेंशन कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, यानी अगर दो पॉसिबिलिटी को तो दो आंसर्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ये एंगल्स हैं 10 20 30 40 60 90 120। अब इनके ये नंबर ऑफ इमेजेस बताना है तुम, ठीक है, पहले एक बार खुद लिखो।
हो गया सर। अक्षत तुम अपना आंसर स्टार्ट करो। सीक्वेंस में वही जो लिखा हुआ है। हाँ सीक्वेंस में बताओ सो दैट क्योंकि मुझे नहीं तो बार बार देखना पड़ेगा, इसमें आवाज बहुत कम है। ओके सर, तो 35, 17, 11, फोर्थ का 9 और 8 दोनों हो सकता है, फिर 5, 3, 3। ठीक है, दैट्स राइट। पहले वाले में क्या आ रहा है ना, 360 बाय थीटा करो तो क्या आएगा 36 है ना, 360 बाय थीटा करो, थीटा तो 10 डिग्री, तो क्या आएगा 36 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 35। ये इवन नंबर है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। फिर 20 का 18 इवन नंबर तो 1 माइनस करो, 30 का 12 इवन नंबर 1 माइनस करो, 40 का 9 अब एक प्रॉब्लम, ये ऑड भी है तो देयरफॉर कुछ भी हो सकता है, यानी 9 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अगर एंगल बाइसेक्टर पे होंगे तो 1, और अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं है इन दैट केस क्या होगा 9। आई होप नाउ इट्स ओके। फिर आ जाओ 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे क्या होता है ना, 6 हो गया तो इवन नंबर यानी 5, 90 पे 4 होता है यानी 3, 120 पे 3 होता है, कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है इसका। और 2 भी हो सकता है। ठीक है, आई होप नाउ इट्स कंफर्टेबल विद एवरीबॉडी। ठीक है, ओके। अब एक काम करो, अब हम एक कंसेप्ट करेंगे, अब हम एक कंसेप्ट करेंगे कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। उसके पहले मैं एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं इस दैट, मतलब ये वैसे तो मैंने करा रखा है, मैंने मुझे याद है मैंने कराया हुआ है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं क्या। अब सपोज मैं थीटा पूछ रहा हूं तो देखो एक जनरल साइड से अगर दिया हुआ ए बी पर हम उसको इनवर्स फॉर्म में लिखते हैं कैसे, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई सी। तो अगर मान लो थीटा को तुमको साइन के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू, ये इसका लिखने का तरीका होता है, नोटेशन होता है, टेक्निक होता है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, तो मैंने पहले बता दिया। अब क्या है, तुम बोलोगे नहीं मैं साइन इनवर्स के ना लिखे मैं कॉस इनवर्स लिखना चाहता हूँ, बिल्कुल पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखो जैसे साइन थीटा अगर a बाई सी होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना साइन थीटा, फिर कॉस थीटा क्या होगा b बाई सी, है या नहीं, तो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ b बाई सी। सिमिलरली tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होगा a बाई b, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा अगर a बाई b होता है तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाई b। तो ये इसका तरीका होता है नोट करने का, तो कल को अगर जरूरत पड़े तो हम करेंगे। अब अगला टॉपिक समझो, यू माइट से कि सडनली हमने ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर दिया, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है उसमें थोड़े बहुत ट्रिगोनोमेट्री का जरूरत पड़ता है, क्या करें, देखो there is something called as field of view। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो एक मिरर है, ये मिरर है और सपोज मैं यहाँ पे आईज लेके बैठा, ये मेरा आईज है, ये जो डॉट बना ना ये मेरा आई है। अब खुद सोच के देखो, सपोज सामने एक मिरर है मेरा, ये लो ये मिरर, और मान लो इस कॉर्नर पे कोई बंदा है, इस कॉर्नर पे, तो इस मिरर से क्या मैं उस कॉर्नर पे जो बंदा है उसका इमेज देख सकता हूँ, द आंसर इज इमेज बनेगा तो पक्का, क्योंकि मिरर के लाइन जो होता है उसके सामने कोई भी हो तो इमेज तो बनता है, लेकिन हर जगह से इमेज दिखता नहीं। जैसे मैं अगर अपना इमेज देखना चाहता हूं तो मिरर के सामने आना पड़ता है, मैं अगर थोड़ा साइड में चला जाऊंगा तो ऐसे नहीं कि इमेज नहीं बनेगा, इमेज तो बनेगा, लेकिन मैं खुद अपना इमेज नहीं देख पाऊंगा अगर मैं साइड में चला जाऊंगा तो।
तो उसको देखने के लिए इधर अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ, उसको देखने के लिए बंदे को उधर से देखना पड़ता है। फ्रंट से देखने के, फ्रंट पे देखने से, फ्रंट पे खड़े होकर देखने से उसको दिखाई नहीं देता। इमेज तो फॉर्म होगा हर केस में। अगर मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे इस कॉर्नर पे हो चाहे इस कॉर्नर पे हो, तो इमेज तो बनेगा, लेकिन वो देखने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहां से दिखेगा नहीं। तो अगर मान लो मैं मिरर पे हूं और मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ, तो देखना आसपास के पीछे की कुछ चीजें मुझे दिख जाएंगी, पर हो सकता है कि एकदम ऊपर जो पॉइंट है वो मुझे नहीं दिखे। यानी कुछ पोर्शन मुझे दिख जाएंगे बट पूरा नहीं दिखेगा। तो जो पोर्शन दिख जाता है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द फील्ड ऑफ व्यू, और इसको हम लोग एंगल से मेजर करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द फील्ड ऑफ व्यू, है ना? तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा आइज है, ये मेरा आइज है, तो मेरा आइज जो है ठीक है, होगा ना? या इसको I1 कह लो, तो I1 और R1 बराबर होता है, तो R1 इसको I1, इसको I1, ठीक है। और क्या ना, इधर से अगर देखते हो ठीक है, देख लो। इसका मतलब क्या है कि मिरर के इस पोर्शन के ऑब्जेक्ट विजिबल, सर ये I1 और R1 का वैल्यू सेम रहता है हमेशा? नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। ये I1 और नहीं, I1 और R1 तो सेम रहेगा, और I2 और R2 तो I1 और आपस में I2, सेम सॉरी रहेगा, I1 और I1 I2 बोल रहा था। I2 सेम होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। अभी पूरा सुन लो, अगर तुम मिरर के एकदम बीच में खड़े हो तब तो दोनों तरफ से एंगल बराबर होगा, बट कभी कभी तुम मिरर पे हो सकता है एकदम सामने खड़ा हो जाओ थोड़ा कॉर्नर पे, है ना, तो इन दैट केस बराबर नहीं होगा। ये बराबर सिर्फ मिड पॉइंट वाले रीजन पे हो, पूरे पे नहीं हो। अच्छा, so objects in this portion or region are visible due to mirror। तो ये जो एंगल बनेगा ना, थीटा, ये जो थीटा बनेगा ना, दैट विल बी द एंगल ऑफ दिखेगा। और वो देखना ये वाला थीटा है, ये तो दोनों बराबर होता है ना, रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, जो कॉमन साइड है और सारे एंगल्स बराबर है ना, ये इसके बराबर एंगल है, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा, ऑब्वियसली फिर तीसरा भी बराबर होगा, और एक कॉमन साइड हो गया। तो ये जो दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, दी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और इसलिए क्या होगा ना, ये थीटा होगा, इसलिए थीटा का बराबर। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस। अब एक चीज जरा और सुनो और देखो ध्यान से, यानी
आप बताओ थीटा I1 प्लस I2 होगा या नहीं? यस सर। That will be equal to the यानी इस मिरर को यूज करके थीटा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 तक तुम फील्ड ऑफ व्यू कर सकते हो। ठीक है, देख लो। ठीक है, थीटा इज I1 प्लस I2 तक फील्ड ऑफ व्यू कर सकते हो। ठीक है ना, देख। नाउ अक्षत वर आस्किंग कि क्या ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे? आंसर इज नॉट गारंटीड, बल्कि मैं इस पे क्वेश्चन देने वाला। क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी, ये मिरर है, इस मिरर का लेंथ है 2 मीटर और मैं यहाँ पे हूँ। और ये 2√3 मीटर। क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, दूसरा आयु पर गेटिंग है। अच्छा, इक्वल टू तो छोड़ दो, I1 प्लस I2। तो ये थीटा इज इक्वल टू फील्ड ऑफ व्यू इज इन दिस में। और अब सुनो, ये कोई पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द सेम, फाइंड द फील्ड ऑफ व्यू। पहला तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगला उससे थोड़ा सा, और उसके आगे चलो तीनों का आंसर दो। सर पहले का तो मेरा 30 डिग्री आ रहा है थीटा।
पहले वाला कितना आना चाहिए? तो 30 30। डिग्री tan बिल्कुल 30 आ सही रहा है बात 1 है। by root 3। क्यों? क्योंकि एक तरफ का तो आई जीरो हो गया, एक तो कॉर्नर पे आ गया, है ना? तो यानी सिर्फ यही वाला होगा बस, एक रे यहां से आ सकता है ऐसे, और एक रे यहां से आ सकता है ऐसे। तो देखो एंगल ऑफ व्यू ये आ गया, ये और ये इसके बराबर। तो tan थीटा क्या होगा? 2/2√3, दैट्स इट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू 2/2√3 and that is equal to 1/√3, यानी थीटा इज इक्वल टू, और 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे होता है। आई होप यू रिमेंबर द चार्ट। यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। मेरा 90 डिग्री आया इसका थीटा, सेकंड क्वेश्चन एकदम मिड पॉइंट पे है। तो मेरा 90 डिग्री आया इसका। ठीक है ना? तो बिल्कुल 90 डिग्री सही आंसर है। इस केस में बिल्कुल 90 डिग्री सही आंसर है। कैसे? मैं इसको ज्वाइन करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, तो अब इसमें 8 मीटर है तो ये 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। तो ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, और ये भी 45 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, बोथ आर 45 डिग्री ईच। अगर दोनों ही 40 डिग्री 45 डिग्री ईच होता है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 4 into 45 इक्वल टू 9। तो नेक्स्ट भी हो गया सर मेरा। हाँ, नेक्स्ट आंसर बताओ। प्रथम नेक्स्ट आंसर है सर 105। अक्षय, तुम्हारा क्या आंसर है? तो मेरा तो 75 डिग्री आ रहा है। 75 डिग्री। चलो ठीक है, देखता हूँ। हिमान्य बेटे, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा कोई? हिमान्य, आर यू सॉल्विंग? यस सर। अच्छा, इसका आंसर आ रहा है बेटे? इसका आंसर चेक करो जरा, क्या होगा तुम्हारे। प्रथम तुम अपना आंसर एक्सप्लेन करो। Sir, this one will be 45 degrees. Yes, sir. हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला 45 डिग्री, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो देखो दिस 45 डिग्री, और फिर राइट हैंड साइड में ये वाला एंगल होगा, है ना? ये। Yes, sir. हाँ, तो क्या होगा ना, अगर इसको मान लो कुछ I1 ले लेता हूँ, तो tan I1 कितना होता है? 2√3/2. देखो tan I1 होगा 2√3/2। वो मुझे लगता है अक्सर तुमने शायद वो रेशियो गलती से उल्टा ले लिया। तो हाँ सर, 2√3/2। से एग्जैक्टली सेम गलती करी मैंने। हाँ, तो therefore I1 is equal to tan inverse √3 is equal to 60। ठीक है, देख लो अच्छे से। तो I1 हो जाएगा इक्वल टू, I1 is equal to tan inverse of √3, tan inverse of √3 यानी इक्वल टू 60। ठीक है, एक बार चेक करो अच्छे से। मेरी टोटल एंगल क्या होगा फिर? थीटा, इधर से 60, इधर से 45, तो 105 ही आएगा। हाँ ठीक। therefore theta is equal to 60 degree plus 45 degree, यानी 105 डिग्री। ठीक है, तो these are some examples of field of view, कि तुम कितना ज्यादा एंगल तक देख सकते हो। तो ऑब्वियसली क्या होता है, जितना मिरर के करीब जाओगे उतना फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि देखो
कैसे? मान लो दो जगह देखो, यहाँ अगर तुम यहाँ पे हो तो फील्ड ऑफ व्यू बोलते कौन सा एंगल होगा? ये एंगल। अगर तुम दूर हो तो फील्ड ऑफ व्यू ये आ जाता, और अगर पास होते हो। सर ये मिरर की लेंथ पे भी तो डिपेंड करता है। हाँ, मिरर की लेंथ पे भी तो डिपेंड करेगा ना सर, अगर 1 और 1√3 ले लो। नहीं तो एक पर्टिकुलर मिरर के लिए बोल रहा हूँ, बीच में ओके सर, लेंथ ओके अगर घटाओगे बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली वो चेंज होता है ओके ना। सर। एक पर्टिकुलर मिरर के लिए बोल रहा हूँ, अगर एक पर्टिकुलर मिरर यूज करते हो, इन दैट केस जितना मिरर के करीब जाओगे उतना ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू बने, है ना। दैट्स ऑल। तो देखो, ये देखो ज्यादा दूर है, फार, और ये हो गया नियर। ये θ1 और θ2, देख रहे हो नियर बाई जो θ2 है वो ज्यादा है। ठीक है, एक पर्सन का फील्ड ऑफ व्यू घट जाता है अगर तुम दूर जाते हो, और अगर फील्ड ऑफ व्यू अगर तुम पास आते हो मिरर के तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। एज यू कैन सी θ2 ज्यादा है θ1 से, यानी अच्छे गार्ड ये ना थोड़ा रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं। ट्यूबलाइट जहां पे है ना, देख लो अच्छे से मैंने क्या लिखा है, वो हाथ से गार्ड कर करके दिखाना पड़ता है क्या ना। दैट्स ऑल। मैं सोच रहा या तो कुछ लगवा लो, तो लगाऊं भी क्या। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अब हम फील्ड ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। अब हम जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो व्हाट इज अ कर्व? देखो, कर्व मिरर बड़े सारे टाइप के, कर्व मिरर बड़े सारे टाइप के, बट हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो दे कैन बी स्फेरिकल, बी है पैराबोलिक, सी है एलिप्टिकल, एक्सेट्रा, और भी है। ये तो मैं दो चार बताए, हजारों शेप्स के बन सकता है कर्व मिरर्स। लेकिन देखो, नाम देना अलग बात है, बट सारे मिलते नहीं है। प्रैक्टिकली देखना तुमको ज्यादातर पैराबोलिक मिलेगा या तो स्फेरिकल मिलेगा, ठीक है ना। बल्कि ज्यादा जहां पे यूज होता है ना वो पैराबोलिक ही रखता है। उसके वजह रीजंस है जो कि मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज द तो इजीएस्ट। पैराबोलिक को तो हम कॉनकेव ही अज्यूम करके चलते हैं ना। एक सेकंड, और यू कैन से मैन्युफैक्चर, एंड दिस इज द मोस्ट यूज्ड। हाँ, क्या बोल रहे थे? तो आप मैं कह रहा था कि पैराबोलिक जैसे गाड़ियों की हेडलाइट में यूज होता है तो उसको हम कॉनकेव ही अज्यूम करके चलते हैं। मतलब ये कि उसको वो देखने में कनकेव होता है, ऐसे तो देखा जाता है ना। ये जो हाइपरबोलिक है ना, ये भी कनकेव जैसे ये भी देखा, कॉनकेव ही होता है सर। हाँ ये भी कनकेव जैसे देखने में होता है, बट कन्वेक्स भी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं। इट इज जस्ट दैट गाड़ियों में हम जो पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं या इवन हेडलाइट्स में भी यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग कनकेव वाला पार्ट यूज ज्यादा करते हैं, कन्वेक्स वाला यूज नहीं करते। बट होता दोनों ही है, होता दोनों ही है। इनमें डिफरेंस क्या है?
देखो ये होता है स्फेरिकल मिरर, यानी एक स्फीयर का पार्ट। तो मान लो यहाँ पे कट कर लो, यानी एक स्फीयर ले लो और उसको यहाँ पे कट कर दो, यानी स्फीयर लिया और उसके एक पार्ट को कट कर, एक हल्का सा छोटा सा पार्ट निकल गया, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट निकल गया, इसको भी थोड़ा सा साइड कर दो तो देखना ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है, या कभी कभी देखिए इसका शेडिंग अंदर भी होगा, वो डिपेंड करे। अब इसमें क्या होता है कि शेडिंग अगर बाहर करो, ठीक है ना, शेडिंग अगर बाहर करते हो, शेडिंग अगर बाहर करते हो तो फिर वो हो जाता है कनकेव। और अगर शेडिंग इसमें अगर शेडिंग अंदर की तरफ कर दो यानी क्या जाएगा कन्वेक्स। खैर इसको ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग नहीं करते हैं, इसका स्कीमेटिक डायग्राम अलग होता है, इसी को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि अगर इधर शेडिंग कर दो यानी यहां से तो यूज होगा नहीं, मिरर मिरर इस तरफ से यूज होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कनकेव। और अगर शेडिंग इधर कर दो तो फिर हो जाएगा कन्वेक्स। ये हो गया स्फेरिकल मिरर का पार्ट। ऐसे पैराबोलिक का भी बनता है, ऐसे हाइपरबोलिक का भी बनता है, एलिप्टिकल का भी बनता है, बट देन उनको जान के क्या करोगे, बट स्टिल जस्ट फॉर योर नॉलेज, पैराबोलिक मिरर कैसे होता है, ऐसे होता है, जो कि पैराबोलिक, ठीक है। देखो ठीक है, जो पैराबोला, ये पैराबोला है। और अगर याद है तो मैंने पैराबोला का शेप बताया था, याद करके देखो, ये होता है पैराबोला y is equal to x square, हाँ सर बताया, याद है। ये होता है y is equal to minus x square, ये होता है x equal to y square, ठीक है ना, और x equal to minus y, y is equal to x square, y is equal to minus x square, x equal to y square और x equal to minus y, देखो, I hope that's comfortable, ठीक है ना। तो ये होता है एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक मिरर अगर यूज कर, ओके। और ये स्फेरिकल, इसमें कनकेव आता है और एक कन्वेक्स आता है, और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। चलो दो और बता ही देता हूँ, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक लगभग सिमिलर, ठीक है। बस ये कि पैराबोलिक थोड़ा ऐसे टाइप का होता है और हाइपरबोलिक थोड़ा ऐसे टाइप का होता हाइपरबोलिक और नॉर्मल कनकेव में क्या फर्क होएगा? है। नॉर्मल हाँ कनकेव बस देखो, ये सबके ना कर्वेचर्स अलग अलग हो, एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो पाएगा, ये मैथमेटिकल चीजों से डिस्कस अलग अलग, ठीक है ना। जैसे ये जो पैराबोला का इक्वेशन बताया था मैंने, ये देखो इक्वेशन, लेकिन हाइपरबोला का अलग इक्वेशन, ठीक है ना। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, ये इसकी इक्वेशन है, ये होता है एक हाइपरबोला का इक्वेशन का एग्जाम, बट एनीवे ऐसे और भी है,
मैं तो जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज वन एग्जांपल। ऐसा और भी एग्जांपल, ठीक है, दैट्स ऑल। और एक एलिप्टिकल भी आता है, ये एलिप्टिकल इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, एलिप्स होता है, तो एलिप्स वाले शेप के हिसाब से एलिप्टिकल है, इसकी इक्वेशन अलग है। देख रहे हो, थोड़े 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 अलग अलग इक्वेशन, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है, ये चीज वो देख लो। बट ये सब चीजें तुम लोग क्लास 11 में पढ़ोगे आराम से तसल्ली से, इसमें मैंने जस्ट जनरल नॉलेज बता दिया, इतना कोई जरूरत नहीं है। अब हम थोड़े से टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। जस्ट एक बेसिक फ्यू टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक तो ये पॉइंट हो गया पोल, मैं सिर्फ आज फिगर में दिखा देता हूँ, बाकी डिटेल्स अगले क्लास में करूंगा, कल एक क्लास और। ये पोल ऑफ द मिरर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कर्वेचर ना, तो पॉइंट पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पोल, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या बना, ये जो कर्वेचर बनाया मैंने उसका सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, और ठीक बीच में एक और पॉइंट है, और वो है फोकस। तो P से F का डिस्टेंस और F से C का डिस्टेंस, ठीक है ना, P से F का डिस्टेंस और F से C का डिस्टेंस सेम हो, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं F, और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है R। तो R को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, F हो जाएगा फोकल लेंथ। जो F होगा वो होगा इक्वल टू, इसका भी प्रूफ है, ये मैं कल के क्लास में इसका प्रूफ भी दूंगा, ये फोकल लेंथ को मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्यों बोला, कोई रीजन तो होगा, तो वो मैं प्रूफ जो है अगले क्लास में। ठीक है ना, चलो आज मैंने जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास ले लिया एक, कल जो है ना मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे इसके रे डायग्राम्स के बारे में पहले पता करेंगे, जो कि कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। लेकिन रे डायग्राम में एक दिक्कत क्या है कि एनसीईआरटी बुक में एक तो जगह छोटे छोटे मिस्टेक्स है, छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, छोटे छोटे मिस्टेक्स है, तो उनको भी एक बार करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। आई थिंक दैट्स व्हाट वी गोइंग टू डू, ठीक है ना। तो F इज द फोकल लेंथ एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में, निकल के क्लास में जो है इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट। सर मुझे एक चीज Thank you, पूछनी है sir. सर। आप
तो वो अभी वो मिरर का पार्ट है, वो लेंसेज का पार्ट है। एक चीज मुझे पूछनी है। हाँ लेकिन वो ना लेंस का पार्ट हो, तो लेंस का पार्ट तो बाद में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी चीज है, मुझे बस ये पूछना है कि लेंस को हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कवर करें, ब्लैकन कर दें, और परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस ब्लैकन कर दें। उसका दो केस समझने, बस मुझे समझ में नहीं आया एनसीईआरटी पढ़ नहीं नहीं नहीं, ब्लैक एंड करने से कैसे भी ब्लैक एंड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज का लोकेशन चेंज नहीं होता, उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो उसमें दिया था ठीक कि है? फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक एंड करने से चेंज नहीं होता है, वो कट करने से चेंज होता है, कट। सॉरी सॉरी सर, कट कट का मुझे केस समझना है हाँ जिसमें तो फोकल कट लेंथ करने पे चेंज। तो होगा ना, अगर तुम ऐसे कट करोगे यहाँ पे नो यस चेंज, सर। तो अगर क्यों? ऐसे कट करोगे इसमें नो चेंज, फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे कट करोगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। अगर बाइकन्वेक्स लेंस से इक्वल अगर दोनों तरफ का कर्वेचर है तो फोकल लेंथ देखना f डैश डबल हो जाएगा। फिर ऐसा क्यों होता है? हाँ वो एक्चुअली क्या ना, इसका एक फॉर्मूला है, बताऊंगा मैं। 1/f1 + 1/f2 = 1/f इक्विवेलेंट। तो देखना 1/2f + 1/2f = 1/f हो गया भाई। तो दूसरे वाले में चेंज क्यों नहीं होता? सेम चीज। नहीं तो दूसरे वाले में तो देखो ये लेंस तो इतना ही रहेगा ना। एक्चुअली देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखते तो उसका रेज ऐसे बनेगी, बस तुमने इसको कट आउट कर दिया तो रेज ऐसे बनेगी। ये इमेज होता है इसका। तो तुम अगर इसको कट कर दो यहाँ से तो ये रेज नहीं जाएंगे, पर वो रेज तो जाए ना, ऊपर वाले रेज तो जा रहे हैं ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, तो उस केस में इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नहीं इस केस में इंटेंसिटी आधा हो जाएगा, इस वाले केस हाँ में। सर, हाँ इस केस में आधे की रेज इंटेंसिटी ज्यादा आधा, है। उस केस में फोकल लेंथ आधा। हाँ इंटेंसिटी आधा होगा लेकिन जगह फोकल लेंथ उतना ही रहेगा, और इसका इंटेंसिटी उतना ही रह जाएगा लेकिन फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, न्यू फोकल लेंथ। ओके ठीक सर, है, चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।